नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पटवारी परीक्षा के पार्ट 2 के समान अध्ययन और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और इसमें बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है और हर प्रश्न के साथ साथ अतिरिक्त तथ्यों को भी शामिल किया जा रहा है, जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपके परीक्षा में यही प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो जिलेटिन है, इसका उपयोग हम वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में करते हैं। जिलेटिन एक रंगहीन, स्वादहीन, भंगुर प्रवृत्ति का ठोस पदार्थ होता है जिसका निर्माण जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पादों से प्राप्त कोलेजन से किया जाता है। और इसके अलावा जो इसका उपयोग होता है, ये कैप्सूल के खोल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। में ऊष्मा गर्म पदार्थों से ठंडे पदार्थों में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रकार है। इसमें से कौन सी जो ऊष्मा है जो गर्म पदार्थों से ठंडे पदार्थों में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रकार है? तो वो कौन सी ऊष्मा है? वो ऊष्मागतिकी है। ऊष्मागतिकी, जिसको हम ऊष्मा या गतिकी बोल सकते हैं। ऊष्मा की गति संबंधी या ऊष्मा और गति के अंतर्गत ऊर्जा का जो कार्य और ऊष्मा का रूपांतरण होता है और इसका तापमान और दाब जैसे स्थिर चरों के संबंध में इसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा गर्म पदार्थों से ठंडे पदार्थों में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 सितंबर 1923 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे चुने जाने वाले युवा व्यक्ति कौन से थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में इन्हें चुना गया था। उस समय इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। इसके अलावा ये 1941 से 1945 के बीच में भी अध्यक्ष रहे। इनके ही काल में भारत छोड़ो आंदोलन का समय काल रहा। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे देखिए, विजुअल बेसिक, जावा, रैम नहीं है। जो वर्ड प्रोसेसर होता है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो टाइप किए गए शब्दों से दस्तावेज बनाने, संग्रहित करने और मुद्रण करने में सक्षम है। और यदि हम आधुनिक समय में देखें तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो वर्ड प्रोसेसर ही प्रयोग होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 में किसके खिलाफ लड़ा था? तो अंग्रेजों ने जो स्वाली का युद्ध लड़ा था 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य हुआ था। ये मुख्य रूप से नौसैनिक युद्ध था। तो याद रखिएगा, इसमें पुर्तगालियों की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। 1612 में ये युद्ध हुआ था। और यदि हम स्वाली की बात करें तो ये स्वाली जो है, ये बंदरगाह के नाम पर, जो सूरत शहर के पास एक सुबाली गांव के बंदरगाह के नाम पर स्वाली नाम पड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है, ये राजस्थान के जिले सिरोही में, राजस्थान का कौन सा जिला है? सिरोही जिला है। वहाँ पे गुरु शिखर जो पर्वत है वो अरावली पर्वत के माउंट आबू पहाड़ी में सर्वोच्च चोटी है। अरावली पर्वत की जो माउंट आबू चोटी है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर पर्वत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। और यदि अरावली पर्वत की बात करें तो ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। ओडिशा के एक नृत्य प्रकार, ओडिशा में कौन सा एक नृत्य प्रकार है जो रणपा में किस भगवान के जीवन के चरित्र में नृत्य का माध्यम दर्शाया जाता है? तो कौन से भगवान का? कृष्ण भगवान का। ओडिशा में जो एक लोक नृत्य है रणपा, याद रखिएगा। रणपा भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य से संबंधित है। तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है और भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा दरगाह
और उससे संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह है, ये दिल्ली में है, सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह है जो है, ये आगरा में नहीं है, ये दिल्ली में है। ये यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाता है, ये सुमेलित नहीं है। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरबार ये अजमेर में है। हाजी अली दरगाह ये मुंबई में है। तो ये तीनों फर्स्ट A C D सुमेलित है, जो डी इसमें बी इसमें है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता। यह किसकी पुस्तक थी? ये किसकी पुस्तक थी? तो ये इसके पुस्तक थे KV रघुपति। कौन थे इसके? द माउंटेन इज कॉलिंग के लेखक KV रघुपति थे, और इनकी पुस्तक ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता? अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KV रघुपति। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2। दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये स्थित है पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में। कौन से? पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में। और इसकी यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर है। कहाँ पे है? 8611 मीटर। इसका जो विस्तार है ये पाकिस्तान, भारत और चीन में के क्रमशः यह हिमालय पर्वत का भी एक हिस्सा बनता है। और यदि हम विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। ये भी याद रखिएगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है गार्डविन ऑस्टिन, और पहली जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। 8848 मीटर की ऊंचाई होती है इसकी, और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिसका लोकसभा में निर्वाचन किया गया है से लेकर उसे भंग करने होने के बाद नई लोकसभा की बैठक के ठीक पहले इस पर आसीन रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर है अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होते हैं वो निर्वाचित किए जाने की तारीख जिसका लोकसभा में निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसे भंग हो जाने के बाद नई लोकसभा की बैठक के ठीक पहले तक आसीन रहते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और यदि हम राज्यसभा अध्यक्ष की बात करें तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान की यदि बात करें तो जगदीप धनखड़ हैं जो 2022 से अभी तक हैं। और यदि लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिरकी जलप्रपात सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी जलप्रपात जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और यदि हम जलप्रपात की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो जब कोई नदी के बहुत अधिक ऊंचाई से खड़े ढाल में ऊपरी भाग से अधिक वेग से नीचे जल गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण करता है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो सिरकी जलप्रपात है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है जलप्रपातों, बहुत ज़्यादा जलप्रपात है। यदि हम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे बात करें तो नर्मदा नदी में कौन से जलप्रपात बनते हैं? धुआंधार, दुग्धधारा, मंदार, कपिलधारा, सहस्त्रधारा, दर्दी जलप्रपात ये किस में बनते हैं? नर्मदा नदी में बनते हैं। और बीहड़ नदी में कौन कौन से? तो केवटी और बहुटी जलप्रपात जो है बीहड़ नदी में बनते हैं। तो इनको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के जलप्रपात इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये मणिपुर के मोइरंग शहर में स्थित है। कौन सा शहर है? मोइरंग शहर। और यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो उद्यान है केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है इसका? केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वो इसी झील में स्थित है। किसमें? लोकटक झील में। और यदि हम इसकी बात करें तो ये आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल है और इस झील को मणिपुर की लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है। और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ
उद्यान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये जाकिर हुसैन जो है किससे संबंधित है? तबला वादक हैं। किससे संबंधित है? तबला वादक हैं। और ये मशहूर तबला वादक कुरैशी अल्लाह रक्स खान के पुत्र भी थे। इनका जो एल्बम आया था, पहला एल्बम कब आया था? 1973 में इनका एल्बम आया था, और क्या नाम था? लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण इत्यादि अवार्ड मिले हैं, और 2009 में इन्हें संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है ग्रामी अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। किससे संबंधित है? तबला वादक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी कारखाने में काम पे नहीं रखा जा सकता है? तो कितने वर्ष से? 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में जोखिम भरे कार्यों में नहीं रखा जाएगा। और यदि हम इसकी कानून की बात करें तो जो बाल श्रम अधिनियम 1986, ये भी याद रखिएगा, बाल श्रम अधिनियम 1986 जो है इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी कानून है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। नेक्स्ट देखते हैं, जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर क्या कौन सा रंग हो जाता है? तो यदि हम साबुन की बात करें तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और ये क्षारीय प्रवृत्ति के होने के कारण इसका जो गुण होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। तो यहाँ पे जो साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग क्या हो जाएगा? वो नीला हो जाएगा। लाल से क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और लिटमस पत्र का उपयोग हम अम्ल और क्षार के परीक्षण में करते हैं। यदि अम्ल की बात करेंगे तो ये नीले लिटमस को लाल करता है, और यदि क्षार की बात करेंगे तो ये लाल लिटमस को नीला करता है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे साबुन का पूछा गया है तो ये क्षारीय मिलन है, तो ये लाल लिटमस को नीला करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। नेक्स्ट देखते हैं, हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो ये हुमायूं की पत्नी थी। किसकी थी? हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम ने ही नई दिल्ली में दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया था। बहुत प्रसिद्ध जगह है हुमायूं का मकबरा। और इसे 1993 में 1983 में विश्व धरोहर यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी इसे शामिल किया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल वर्षों में होता है। प्रत्येक लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। हालांकि इसे समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। और यदि हम लोकसभा की बात करें तो यदि हम संसद की बात करें तो संसद में क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा जो होता है ये सदन का निचला सदन होता है। कौन सा सदन होता है? निचला सदन होता है। और राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। और यदि हम इसके अधिकतम संख्या की बात करें तो 530 हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 530। वर्तमान में 543 है। और इसके जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसे हम देसी में सांसद बोलते हैं। ये जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, ये संसद सदस्य होते हैं। और यदि हम लोकसभा सदस्यों की सबसे ज़्यादा राज्य के प्रतिनिधित्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से 80 सांसद जो है चुनकर जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29। ये सारे फैक्टों को याद रखिएगा, कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है प्रश्न में। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबर का संस्करण जो है बाबरनामा तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक स्वयं बाबर हैं। ये बाबर की आत्मलिखित जीवनी थी, आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबर। और इसमें इन्होंने फरगना में गुजारे हुए बचपन के बाद अफगानिस्तान और भारतीय महाद्वीप पर हुए आक्रमण और अन्य घटनाओं का अपने दैनिक जीवन का इसने वर्णन किया है बाबर ने। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्प के अंतरतम भीतरी भाग को क्या कहा जाता है?
पुष्प के अंतरतम भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये स्त्री केसर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्री केसर कहलाता है। ये आवृतजीवी पादपों में पुष्प के सबसे भीतरी चक्र स्त्री जननांग को निरूपित करता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जा रहा है? तो भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला वन विश्वविद्यालय है किस राज्य में? ये तेलंगाना राज्य में खोला जा रहा है। कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना विधानसभा द्वारा वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है। और वैश्विक स्तर पर ऐसे 2 विश्वविद्यालय हैं, किसके किसके? रूस और चीन के पास। उसके बाद तीसरा विश्वविद्यालय भारत में तेलंगाना में खोला जा रहा है, जो विश्व का तीसरा और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश को कहा जाता था, मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? तो मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य प्रदेश के मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। और मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया था। और ये मध्य में होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश, इसके अलावा इसे हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट्स या सोयाबीन स्टेट इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। और इसके गठन का जो स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर। 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो कौन सा जिला है? ये उज्जैन जिला है। कौन सा जिला है? उज्जैन जिला। उज्जैन जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और इनके जो गुरु थे, कृष्ण बलराम और सुदामा के गुरु कौन थे? संदीपनी गुरु थे, संदीपनी मुनि थे। तो इस तरह से ये भी याद रखिएगा। और उज्जैन की बात करें तो ये यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर हर 12 वर्ष में यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का मेला भी लगता है। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, करंट अफेयर से संबंधित है। किस व्यक्ति ने पोलैंड के काक्रो में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री, कौन सा? एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने में सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है? तो कौन थी ये? जाह्नवी दांगेती। कौन है ये? जाह्नवी दांगेती। ये आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय हैं, जिन्होंने पोलैंड के काक्रो में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर इतिहास रचा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जाह्नवी दांगेती। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया था? तो अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल का महासभा का आयोजन ये भारत में किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया था। और इस बैठक का आयोजन भारत में लगभग 25 वर्षों के उपरांत हुआ था। इससे पहले जो आयोजन हुआ था 1997 में भी हुआ था, और दूसरा अभी जो वर्तमान का 2022 में हुआ। और यदि हम इंटरपोल की बात करें तो ये भी याद रखिए, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसके जो सदस्यों की संख्या कितनी है? 195 है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? लियोन, फ्रांस। तो ये भी याद रखिएगा, उसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया। यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है ये कहाँ पे? वाराणसी में स्थापित किया गया है। यह मूर्ति वैष्णव संत या विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं रामानुजाचार्य को समर्पित है। तो ये भी याद रखिएगा, किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य वैष्णव संत थे, इनसे समर्पित है। और क्या नाम है? स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति। याद रखिएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। वाराणसी नहीं, इसमें याद सुधार लीजिएगा, वाराणसी नहीं, अयोध्या में। कहाँ पे इसका अनावरण हुआ था? अयोध्या में। याद रखिएगा, ये मिस्टेक, इसको तो सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाग एक प्रकार का है। फाग एक प्रकार का क्या है? ये नृत्य है। फाग एक प्रकार का नृत्य है। ये कृष्ण और राधा पर केंद्रित फाग के गीत जो हैं ये होली के अवसर पर गाए जाते हैं। और इसमें खासियत होती है कि ये मुख्यतः पुरुष प्रधान होते हैं, पुरुषों द्वारा गाया जाता है। और ये बुंदेलखंड, बघेलखंड और निवाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है।
नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? अप्रत्याशित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है जो दुर्लभ और मूल्यवान जड़ी बूटियों और औषधि पौधों से संपन्न है? तो जो मध्य प्रदेश का कितने क्षेत्रफल पे होता है? तो ये 30% से अधिक क्षेत्रफल पे होता है, दुर्लभ और मूल्यवान जड़ी बूटियों और औषधि पौधों से संपन्न है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अभ्यारण्य जो भिंड में स्थित है, भिंड में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो भिंड में स्थित है वो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है, और यह प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा अभ्यारण्य घड़ियाल अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1978 से 79 के में की गई थी, और यहाँ पे मुख्य रूप से डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, उलबिलाद इत्यादि वन्य प्राणी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। विशेष रूप से डॉल्फिन मछली का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंदौर हवाई अड्डे के नाम पर रखा गया, इंदौर किस नाम पे इंदौर हवाई अड्डे का नाम पर रखा गया है? तो इंदौर हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। क्या रखा गया है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। ये एक नागरिक हवाई अड्डा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की जो व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? इंदौर है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, और होलकर नरेश तुकोजी राव द्वारा निर्मित जो लाल बाग पैलेस है वो भी इंदौर में है। लाल बाग पैलेस जी भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो द्वितीय बांध है ये बैनगंगा नदी पर बना हुआ है। किस नदी के ऊपर स्थित है? ये बैनगंगा नदी के ऊपर स्थित है, और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। 1923 में ब्रिटिश कालीन के समय इसका निर्माण हुआ था, और इसके इंजीनियर की बात करें तो सर जॉर्ज हैरिट थे। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य क्या है? मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये मालवा पठार में पाई जाती है। ये कौन से क्षेत्र में? मालवा पठार में। ये नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी में स्थित है, और यहाँ मूलतः पूरे क्षेत्र में ये काली मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा बाहुल्य है। नेक्स्ट देखते हैं, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। अरबों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सर्वप्रथम जो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में किया था, और किसके द्वारा किया गया था? ये मोहम्मद बिन कासिम द्वारा अरबों का प्रथम आक्रमण था भारत में। मोहम्मद बिन कासिम, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी, यहाँ पे गलत ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, नाम याद रखिएगा। इनके मध्य तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। तो इस तरह से याद रखिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनबी के दरबार में रहता था? महमूद गजनबी के दरबार में कौन रहता था? तो यहाँ पे देखिए, उलबी फारूकी, अलबरूनी, फिरदौसी, ये तीनों ही मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे। और मोहम्मद गजनबी जो था ये 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और इसका जो विशेष अभियान था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर जो प्रसिद्ध आक्रमण था वो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई है? तो लाल बख्श की जो उपाधि दी गई है वो किसे दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में इसने कुतुबी शासन की स्थापना की थी, और यदि गुलाम वंश के कार्यकाल की बात करें तो 1206 से 1290 तक इसका कार्यकाल रहा, और इसे इलबरी वंश, मामलुक वंश और दास वंश भी बोला जाता है। तो लाल बख्श की उपाधि किसे मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो तुर्क साम्राज्य राज्य की स्थापना की थी, ये किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने, और इसने 1175 में प्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं,
इस तरह से हमारे सामान्य अध्ययन के प्रश्न हो गए हैं। अब हम कंप्यूटर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डाटा और एएलयू द्वारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो ये जो एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, इसका उपयोग डाटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणाम जिन्हें इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने में किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर जो होता है ये मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थ लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो यहाँ पे बात करें तो जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ में एएलयू एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को भी नियंत्रित और निर्देशित करता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट जो होता है सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है और ये कंप्यूटर के अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? तो कौन सा है इसमें? ट्रांजिस्टर। कौन सा है इसमें? ट्रांजिस्टर जो होता है एक अर्धचालक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत संकेतों और शक्ति को बढ़ाने में, स्विच करने इत्यादि में किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो यदि हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात करें तो इसमें पंक्ति अंतराल, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? पंक्ति अंतराल का प्रयोग किया जाता है जिसे लाइन स्पेसिंग बोला जाता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा पंक्ति अंतराल। पंक्ति अंतराल पैराग्राफ में नजदीक रेखाओं को नियंत्रित करता है और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए एक न्यूनतम लाइन रिक्त स्पेसिंग सेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पंक्ति अंतराल। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा को एक सिस्टम बफर से प्रोसेस में ले जाना और साथ में डाटा पढ़ना डिवाइस से दूसरे बफर में निम्नलिखित में से किस बफरिंग स्कीम में किया जा सकता है? तो किस बफरिंग स्कीम में किया जा सकता है? तो ये डबल बफरिंग स्कीम में किया जा सकता है और एक के स्थान पर डबल बफरिंग दो योजनाओं या दो बफर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के बफरिंग में निर्माता एक बफर का उत्पादन करता है जबकि उपभोक्ता एक साथ दूसरे बफर का उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डबल बफरिंग। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण करता है? तो ये जो होता है पायरेसी सॉफ्टवेयर जो होता है, ये सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी बनाने, वितरित करने, मॉडिफाइड करने तथा बिना अनुमति के उपयोग करने से संबंधित है। तो यहाँ पे से जो अवैध उत्पादन और वितरण कौन सा सॉफ्टवेयर? पायरेसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, विंडोज ओएस की फाइल नेमिंग प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर को फाइल नेम में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ये जो विंडोज ओएस होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अवैध कैरेक्टर हैं जिनका उपयोग हम फाइल बनाते समय नहीं कर सकते हैं। अब कैसे नहीं कर सकते हैं? जैसे यदि हम देखें ग्रेटर दैन, स्मॉल दैन, ये एस्टेरिस्क जो इस तरह का होता है, तो इत्यादि क्वेश्चन मार्क वगैरह का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तथा ये वर्ल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के रूप में उपयोग के लिए रिजर्व हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यदि हम विंडोज ओएस में फाइल नेमिंग प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए कैरेक्टर के फाइल नेम में इस्तेमाल करने की बात करें तो प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एस्टेरिस्क है इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एस्टेरिस्क। देखते हैं, EEPROM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो EEPROM के सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
और EEPROM जो होती है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा को अलग अलग बाइट्स वाइज मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें तो ये ब्लॉक वाइज इरेजेबल है, तो ये गलत हो जाता है, ये बाइट वाइज इरेजेबल है। EEPROM जो क्या होता है बाइट वाइज इरेजेबल है, तो यहाँ पे केवल B सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, MS वर्ड में यदि एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको कहाँ ले जाएगा। यदि हम MS वर्ड में टेबल में एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, टैब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा। एक कॉलम से अगले कॉलम में हमें जाना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, टैब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ड, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग करता है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निजेशन। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निजेशन, जिसको OMR भी बोलते हैं। ये क्या होता है, स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर प्रश्नों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निजेशन, OMR। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, एकीकृत तकनीकी, IC चिप जो होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है, उस तकनीकी का प्रयोग किया गया है। और यदि हम कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की बात करें तो 1964 में मानी जाती है और इसी जनरेशन से IC चिप का प्रयोग किया जाने लगा। और यदि हम IC चिप की बात करें तो हाई लेवल भाषा का प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया है। और यदि हम IC चिप के खोजकर्ता की बात करें तो कौन है, विकास किया था IC चिप का जैक किल्बी, ये नाम भी याद रखिएगा, जैक किल्बी, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंड नोट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का, तो Ctrl+Alt+D, यहाँ पे जो शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Alt+D का प्रयोग हम एंड नोट डालने में प्रयोग में करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये। और Alt+Shift+F का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो सेलेक्ट द कोटेशन ऑप्शन में। जब हमें सेलेक्ट द कोटेशन ऑप्शन की जरूरत पड़ती है तो Alt+Shift+F12। और यदि हम Alt+Shift+X की बात करें तो एक इंडेक्स एंट्री मार्ग में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि किससे जुड़े होते हैं। तो सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इस तरह से हमने आज कंप्यूटर और समान अध्ययन के 52 क्वेश्चनों को देखा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हम नेक्स्ट क्लास में फिर नए क्लास के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास में।